कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीकरण क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। अच्छा, इसके पहले हमको पता है कि मैग्नेट क्या होता है, जो क्या करे, जो लोहे के टुकड़े को छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि चुंबकीकरण क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। हमने इसके बारे में तब पढ़ लिया था जब हमको पता चला कि जो करंट फ्लो होती है वो भी क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अर्थात जो है धारा भी क्या करती है, जब भी धारा किसी भी चालक तार में प्रवाहित होती तो उसके चारों ओर क्या बना लेती, चुंबकीय क्षेत्र। फिर हमने इसका और अध्ययन किया कि करंट किसकी वजह से होता है, तो हमको पता चला मूविंग चार्ज की वजह से होता है, जो गतिमान आवेश चलते हैं। और गतिमान आवेशों को चलने का क्रम हमने समझ लिया था कि वो किसके कारण होता है, कि किसी भी एटम्स के अंदर, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं और हर इलेक्ट्रॉन में क्या होता था, दो चीजें होती थी, कक्षीय गति करता था, दूसरा अपने ही एक्सिस पे स्पिन करते हुए घूमता था। तो उसके स्पिन और चक्रण के कारण उसके अंदर वो अपनी नाभिक के अंदर क्या बनाता था, चुंबकीय आघूर्ण बनाता था। और इन्हीं चुंबकीय आघूर्णों का क्या होता था, ऐड होते जाते थे, और जिनके कारण टोटल जो है वो पदार्थ किसका दिखाता था, वो चुंबकन को दर्शाता था। कि कोई भी हम मैग्नेट के बारे में अध्ययन करते थे तो हमको समझ में आया कि उनके अंदर जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो उनके कारण जो है वो चुंबकन को दिखाता है। कैसे दिखाता है, तो हमको ये समझ में आया कि किसी भी नाभिक के अंदर हम कहते हैं कि इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, केवल एक एटम्स की बात करें। और चूंकि पता है कि कोई भी पदार्थ बहुत सारे एटम्स, परमाणुओं से मिलकर बना है, हर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण बनाएगा। और वो चुंबकीय आघूर्ण हम इसके अंदर मिलियंस बिलियंस एटम्स हैं, बहुत एटम्स हैं, वो सब मिलकर चुंबकीय आघूर्ण को जोड़ेंगे और उन सबका चुंबकीय आघूर्णों का योग ही इसके अंदर किसको दिखाता है, चुंबकन को दिखाता है। क्यों, सबको पता है मैग्नेटिक डायपोल पढ़ा हमने कि चुंबकीय शक्ति क्यों दिखाती, क्योंकि उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण बनता है। किसके कारण बनता था, इस इलेक्ट्रॉनों के रोटेशन के कारण। इलेक्ट्रॉन क्यों नाभिक के चारों ओर घूमते रहते थे, जिनके कारण हर इलेक्ट्रॉन का क्या, चुंबकीय आघूर्ण बनता था। हमने कहा सारे इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर मैंने मटेरियल बनाया, तो मैं क्या देखता हूं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में रोटेशन करते थे ऐसे, तो इधर वाले में जो कुछ इस डायरेक्शन में रोटेशन करते थे, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में। तो जो मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन अगर रोटेशन इस डायरेक्शन में कर रहे थे बहुत सारे, मैं कह दूं कि मान लीजिए 10 लाख बिलियन इतने में कर रहे थे, तो इनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इधर बनेगा, कुछ के कारण इधर बनेगा। तो मुझको क्या नजर आएगा, कुछ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा, कुछ ऐसे बन रहा, कुछ ऊपर बन रहा, कुछ नीचे बन रहा, कुछ किसी कोण पे बन रहा है। मैं इन सबके चुंबकीय आघूर्णों का योग कराऊंगा। क्योंकि ये सदिश राशि है, तो इनका मैं कौन सा योग कराऊंगा, सदिश योग कराऊंगा, वेक्टर एडिशन। और जब मैं इनका टोटल निकालूंगा, वो टोटल जो निकलेगा, मान लीजिए मैं साधारण भाषा में बता दूं कि 1000 इधर जा रहा था और ये 800 ऐसे जा रहा है, तो जो टोटल बचा इन दोनों का वो तो 200 ही बचा। क्योंकि सदिश है, विपरीत है, घट जाएंगे। कुछ मान लीजिए ऐसे 800 ऊपर जा रहे थे, 600 ऐसे जा रहे थे एंगल बना के, तो जो बीच का इसका परिणामी निकलेगा वो तो हम वियोजित करा के निकाल लेंगे, वो हमको पता निकाल लेंगे, वो 1000 निकला। तो इन दोनों से कम हुआ, तो कुछ किसी एंगल पे बने तो हम उनका कंपोनेंट घटक बनाकर उनका जो परिणामी निकालते हैं सदिश योग चुंबकीय आघूर्णों का, वो जो सदिश योग टोटल निकलेगा चुंबकीय आघूर्ण का, वो उसके अंदर के चुंबकन को दिखाएगा। इसी को हम चुंबकन कहते हैं या मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, कि किसी वस्तु का मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले चुंबकन देखते हैं क्या होता है, किसी पदार्थ का चुंबकन। चुंबकन के बारे में जानने के पहले तो मुझको क्या समझ में आया कि किसी भी नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन, चारों ओर घूमते, ब्रैकेट में चक्रण भी लिख लो, क्योंकि चक्रण को हम लोग दिखाते नहीं थे। स्पिन जो करता है, घूमना ये हो गया, और चक्रण जो उसे हम रोटेट करते हैं ना, स्पिन करते हैं। तो चक्रण करते घूमते इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बनाते हैं ना, चुंबकीय आघूर्ण बनाते हैं। चूंकि पदार्थ बहुत सारे एटम से बना हुआ, उन सबके पदार्थों का मैं सदिश योग कराता हूं, आघूर्ण बनाते हैं। तो किसी पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण, किसी पदार्थ का चुंबकन क्या होता है, चुंबकीय आघूर्णों को मैं योग कराता हूं। चुंबकन समस्त चुंबकीय आघूर्णों है ना, आघूर्णों को क्या होता है, सदिश योग है ना,
आघूर्णों के सदिश योग के बराबर होता है। गुड, सदिश योग के बराबर होता है। लेकिन हमको बात ये समझ में आता है कि किसी पदार्थ का चुंबकन ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। कैसे? मैंने कहा मैं दो पदार्थ को लेता हूँ, मैंने ये लिया, मेरे पास दो ही फेवरेट एग्जाम्पल, ये मैंने कहा एक ये लिया, मैंने कहा इसके कारण चुंबकन जो है 100 है, इसके कारण चुंबकन 50 है। अब बताओ किसके कारण चुंबकन की, किसके अंदर चुंबकन की क्षमता ज़्यादा है? तो मुझको समझ में आता है कि ये पूरा इतना बड़ा ले रहा हूँ तो इसके कारण तो 100 है, ये इतना छोटा ही 50 बना रहा है, तो हमको समझ में आया ये इतने 50 बना दे रहा है, तो इतना बड़ा होता तो ये 5000 बना देता। तो हमको समझ में आ गया कि इसके अंदर जो चुंबकन की क्षमता है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये मेरा लॉजिक गलत हुआ। तो मैंने कहा मैंने इन दोनों को लिया, अब मैं कहता हूँ इनके अंदर ये मान लीजिए 100 बना रहा है, ये बना रहा है इतने में, ये 100 बना रहा है इतने में, ये 50। तो हमको क्या समझ में आया कि इसका मतलब इसके अंदर की चुंबकन ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब मैंने दोनों के वॉल्यूम को फिक्स किया, उस वॉल्यूम में उनके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण थे उनका सदिश योग कराए। अब इनके अंदर जिसका ज़्यादा होगा वही ज़्यादा होगा। तो हमको किसी के अंदर का चुंबकन क्षमता या मैग्नेटाइजेशन, उसके अंदर का मैग्नेटिज्म देखना है, तो उसके अंदर का जो मैग्नेटिज्म, इसको मैग्नेटिज्म कहते हैं, मैग्नेटिज्म हो, चुंबकन को क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। तो किसका मैग्नेटिज्म या चुंबकन ज़्यादा है, ये किस पर डिपेंड करेगा? उसके एकांक आयतन में ना, कि उसके एकांक आयतन में जो भी चुंबकीय आघूर्ण होता है उसी को क्या कहते हैं? चुंबकन कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ का चुंबकन, अर्थात किसी पदार्थ का चुंबकन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है? किसी पदार्थ का चुंबकन उसके एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है ना, के बराबर होता है। और मैंने एकांक आयतन में उपस्थित कुल चुंबकीय आघूर्ण, कुल मतलब नेट जो बनता था ना, नेट, क्योंकि नेट सबको पता है कि एक दूसरे कैंसिल करेंगे तो कुछ कम ही बचेगा, वो जितना भी बचता था। तो हम क्या लिखेंगे? चुंबकन को m से दिखाते हैं एनसीईआरटी में, इसको m नेट लिख दिया मैंने। नेट कुल दिखाएगा कि कुल कितना है, मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय आघूर्ण, और किसके साथ रिलेट किया मैंने? वॉल्यूम के साथ। अर्थात जो है मैग्नेटिज्म इज इक्वल टू दी पर यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। उसके पर यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वही क्या कहलाता है? उसका मैग्नेटिज्म कहलाता है। यहाँ तक कि हमें नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति या दिक्कत होनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि किसी के अंदर को जो मैग्नेटाइजेशन करने की जो प्रवृत्ति होती, चुंबकीकरण उसका कैसे कराते हैं? तो सबसे साधारण तरीका क्या होता है? हम सोलेनॉइड को लेते हैं और उस सोलेनॉइड में क्या कराते हैं? करंट को फ्लो करा देते हैं। सोलेनॉइड में क्या करते हैं? करंट फ्लो कराते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ। सबसे आसान तरीका क्या होता है हम लोग का? सोलेनॉइड लेते हैं और उस सोलेनॉइड में हम क्या कराते हैं? करंट फ्लो कराते हैं। मैंने एक सोलेनॉइड ली, परिनालिका ली, और उस परिनालिका में हमने क्या कराया? करंट को फ्लो कराया, ऐसे, ठीक है। यहाँ से आई, ये यहाँ से आई जा रही। अब इसके अंदर ये आई क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो हमने कहा किसी भी परिनालिका के अंदर जब हम धारा को प्रवाहित कराए तो देखो कैसे चुंबकीकरण होता है किसी पदार्थ का, वो भी हम आगे सीखते हैं। लेकिन इसके कारण इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा। कितना बनेगा? तो हमने साधारण भाषा में सरल ये समझ लिया कि आई फ्लो कराने से बी बना है, और इनके अंदर मैंने कहा फेरे एन है, तो मैं केवल पहले समझता हूँ कि आई की वजह से बी बन रहा है, इसलिए हमने कहा जितनी आई को फ्लो कराते हैं उतनी बी बनती है। मैंने कहा 100 एम्पियर की करंट फ्लो कराई तो 100 मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, लेकिन मैंने एन टर्म्स कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। तो मैंने कहा एन आई, मैंने कहा मेरी करंट 100 थी और मान लीजिए करंट 10 एम्पियर थी, ये 100 फेरे थे, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे वो कितना बना दिए? 1000 बना दिए। और मैंने कहा यही 1000 इसके क्या, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो 1000 है। अर्थात मैंने जो मैग्नेटाइजेशन कराया है वो कितना है,
जो मैंने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया वो मैंने कितना किया 1000। लेकिन जब मैं उस 1000 को इसमें उत्पन्न करता हूं, ऐसे करंट फेरे इन फेरे थे, लेकिन जब मैं इसके अंदर कहीं भी देखता हूं तो वो मुझको 1000 नहीं मिलता है। मैं उसके अंदर इस पॉइंट पे देखता हूं तो मान लीजिए मुझको यहाँ पे मिलता है उस 1000 का 500। तो मुझको क्या समझ में आया कि वो 1000 से कुछ कम हो गया इस पॉइंट पे, क्योंकि मैंने तो उत्पन्न करा 1000, मुझको यहाँ मिलता है 500। तो मुझको क्या समझ में आता है कि ये जो मीडियम है, इसके अंदर का जो माध्यम है, ये माध्यम इसको यहाँ तक की क्या कर देता है, लेस कर देता है, कम कर देता है। और इस पॉइंट पे वो कितना मिलता है, 500 मिलता है। इसलिए यहाँ हमने जो बी बनाया था वो बी ना मिलकर यहाँ कितना मिलता है, बी नाट मिलता है। नाट क्यों लगा दिया, माध्यम के कारण, हम नाट से दिखाते हैं। लेकिन कितना कम हुआ, तो हमको क्या समझ में आया, ये जितना भी कम होता है, इस कम होने की प्रवृत्ति को दिखाते हैं म्यू नाट से। हमने कहा म्यू नाट टाइम्स कम हो जाता है। तो यहाँ जब 500 हुआ तो हमने देखा कि हमने तो 1000 लगाया था, इस पॉइंट पे हमको 500 मिला, तो 500 कम मिला होगा जब हमने इसको आधे से आधा किया, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कराया। और इसी 1/2 को जो मल्टीप्लाई कराया, इसी को हम कहते हैं, ये मीडियम की क्या होती है, परमिबिलिटी होती है। चुंबक की कौन सी शीलता होती है, चुंबकशीलता होती है, निर्वात की चुंबकशीलता है ना, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, इसको म्यू नाट से दिखाते हैं। और ये म्यू नाट इसने क्या कर दिया, म्यू नाट टाइम्स कम कर दिया। टाइम्स मतलब म्यू नाट गुणे में इतना कम किया, म्यू नाट टाइम्स कम किया। म्यू नाट की वैल्यू आधी, तो आधी कर देगा। 1/10 है तो 100 बचाएगा, 1/20 है तो कितना बचा देगा, 1/20 करेंगे 50 बचेगा। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमको यहाँ पे कितना मिलेगा। तो इस पॉइंट पे ये किसी भी एयर में वो कितना उस मीडियम में बनता है, ये हमको तो एक चीज समझ में आ गया, हम यहाँ जितना उत्पन्न कराएंगे उतना तो मिलने वाला है ही नहीं, उससे वो क्या मिलेगा, हमेशा कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा हमको नहीं पता, कितना कम मिलेगा। हमने कहा वो जितना भी कम मिलता, मैंने उसके लिए एक जो है सिंबल बनाया था, वो क्या बनाया था, म्यू नाट बनाया था। ठीक, तो इसका मतलब मुझको एक चीज स्पष्ट हो गई कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट होगा वो कितना होगा, ये ना होकर कुछ कम हो जाता है। और कितना कम होता है, एक मिनट, कितना कम हो जाता है, म्यू नाट टाइम्स कम कर देता है एन आई को। हम लगाए कितना थे, एन आई लगाए थे, मैग्नेटाइजिंग उसका कितने के थे, चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न कराए थे, एन आई। लेकिन उससे वो कितना बाहर कम होके बचा, केवल इतना बचा। लगाए कितना थे, एन आई। एन आई लगाने से, एन आई लगाया था कितना, 1000 ही तो था। 1000 ना होकर यहाँ कितना बचा, इससे मल्टीप्लाई कराए, मान लो 500 बचा, 100 बचा, 50 बचा, इतने टाइम्स उसने कम कर दिया। ये कम करने के कारण हमने कहा ये किस, कहाँ के, माध्यम की जो है क्या है, माध्यम का चुंबकीय क्षेत्र उस माध्यम में, इसको मैंने किससे दिखाया, बी नाट से। तो बी नाट इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नाट इंटू एन आई। और सुविधा के लिए एन आई को हम लोग एच से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एन आई को एच से लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग एन आई को किससे लिखते हैं, एच से। तो एच क्या है, जो भी मैग्नेटाइजिंग किया है उसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा है, किसके कारण, धारा के कारण। ठीक है, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग है, जो भी मैंने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराया था, किसके कारण, करंट के कारण, है ना। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग ड्यू टू करंट, अर्थात तो करंट के कारण जितना भी मैंने उसके अंदर का मैग्नेटाइज किया। ठीक, कम मिलेगा, ये आपको स्पष्ट हो चुका है। तो यहां के बाद हमने कहा ये इतना बचा, म्यू नाट एन आई हो गया। सुविधा के लिए मैंने इसको कितना लिख दिया, एच से लिख दिया। तो इसका मतलब बी नाट इक्वल टू कितना होगा, इसको एच लिखेंगे तो म्यू नाट एच हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। फिर इसके बाद मैं क्या देखता हूं कि मैं इसके अंदर कोई भी पदार्थ डालता हूं। एक पदार्थ डाला, वो अलग, उसका जो है मैग्नेटिक इफेक्ट अलग होता है, वो उसका चुंबकीयकरण अलग होता है। दूसरा डालता हूँ, कुछ अलग आता है। तीसरा डालता हूँ, कुछ अलग आता है। तो जब भी मैं पदार्थ डालता हूँ तो उस पदार्थ के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, कुछ भी होता है। तो ये इसको ऐड कर लेता है, कितना होता है, तो हम उसको लिए हमने कहा जब हम कोई एम पदार्थ की क्रोट डालते हैं, जब परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर एम पदार्थ, एम पदार्थ की क्रोट डाली जाए, कुछ भी डाली जाए ना, डाली जाए, तब
चुंबकीय क्षेत्र, केवल पहले मैं पदार्थ की देख लूँ कितना हो जाएगा, पदार्थ का कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा पदार्थ के कारण पदार्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना Bm, और ये कितना होगा, मैंने कहा म्यू नॉट उस पदार्थ पे कितना इफेक्ट डालेगा, m डालेगा, ठीक, म्यू नॉट m हो गया। इसके बाद अब हम कहते हैं इन दोनों का टोटल कितना होगा। तो मुझको क्या समझ में आता है, मैंने क्या देखा कि ये और ये दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, मुझको क्या समझ में आता है, मैंने कहा B इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं दोनों को ऐड कर लूँगा, B नॉट प्लस Bm हो जाएगा, और मैंने कहा कितना हो गया, म्यू नॉट H प्लस म्यू कितना जो भी था ये m हो गया, ठीक। अब ये दोनों ऐड किए जब मैंने, तो मुझको यहाँ पे कॉमन क्या मिला, म्यू नॉट मिला, अंदर हो गया H प्लस m, पदार्थ का चुंबकन m से दिखाएं, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं ना कि उस पदार्थ का मैग्नेटिज्म कितना था, m था, m चुंबकन का डाल लो ना, m मैग्नेटिज्म का, इसको कैपिटल M से हम लोग दिखाएं तो कैपिटल डाल दें, तो H प्लस कितना हो गया, m हो गया, और हम लोग H की वैल्यू पढ़ चुके हैं कितनी होती है, Ni होती है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितना है, H की वैल्यू ना लिखो, अभी इतना फार्मूले में लिख लो। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, अगली हेडिंग हमको समझना पड़ेगा चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। बिना चुंबकीय प्रवृत्ति के हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ यहाँ से एक काम कर सकते थे हम, अगर यहाँ से H निकाल ले तो ये इधर बटे में आएगा, तो H प्लस m इक्वल टू B अपान म्यू नॉट हो जाएगा, और यहाँ से H निकालें तो ये कितना होगा, ये इधर माइनस में चला जाएगा, B अपान म्यू नॉट इंटू H, ठीक, ये हो जाएगा यार, ये इधर माइनस में जाएगा, m हो जाएगा। ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग। अच्छा ये दिखाता है H कि हमने तो इतना उत्पन्न किया था, ये इतना कम हो चुका है, ठीक है, तो ये जितना लगाया था हमको उतना नहीं मिलेगा, उससे कुछ कम ही मिलता है। कितना कम मिलता है, उस पदार्थ के माध्यम और जो तुमने छड़ डाली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्षण में हम क्या करते हैं, छड़ डालते हैं तो वो क्या बना रहे होते हैं, निकालते हैं, चुंबक बना रहे होते हैं। हमने कहा कि हम इसके अंदर इस फेरे में 1000 का चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, लेकिन जब मैं इसके अंदर निकाल के देखता हूं तो यहाँ 10 बनता है, 5 बनता है। क्यों? क्योंकि माध्यम में ही वो पहले 800 बचा था, 500 बचा था, लेकिन इसमें जब मैंने किया तो इसकी प्रवृत्ति के आधार में किसी में 50 मिलती है, किसी में 20 मिलती है, किसी में 30 मिलती है, इसमें और कम हो जाएगा। दूसरा तरीका चुंबकन करने क्या है, हम लोग चुंबक को बार मैग्नेट जैसा कुछ लेते हैं और ऐसे मैंने इधर से रगड़ रगड़ के निकालते रहे हर बार। हमने कहा इसके अंदर की क्षमता 1000 थी और मैं इसको कितना भी रगड़ूं ये 1000 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी क्षमता 1000 थी, ये इसको पूरा नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब इसके अंदर हमेशा कम ही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं कहूं किसके अंदर चुंबकीकरण कितना होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, उसकी प्रवृत्ति पे। मैंने कहा मैं एक पदार्थ को रगड़ता हूं, वो मैंने 1000 इसका चुंबकीय क्षेत्र था, मैं रगड़ के बनाया, एक ने 100 बना लिया, दूसरा 100 बना रहा है, तीसरा 50 बना पा रहा है, चौथा 40 बना रहा है। तो हर पदार्थ अलग अलग बनाता है, तो हर पदार्थ का चुंबकीकरण अलग अलग होता है। तो किस पर डिपेंड करता है, उस पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है, और उस प्रवृत्ति को हम कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, उसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और कैसे, मुझको मैंने इसके अंदर क्या कराया, मैं इसके अंदर करंट Ni को फ्लो कराता हूं, N लूप है, तो Ni को हम क्या कहते हैं H। तो H के कारण मैंने कहा अलग अलग पदार्थ लेते हैं तो अलग अलग पदार्थ का मैग्नेटिज्म चुंबकन को इसको दिखाता है M से। तो M किस पर डिपेंड करता है, H पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा H को कराएंगे, जितना ज्यादा, क्योंकि ये सबका M भी अलग अलग होगा, लेकिन सबका इसमें जो H फ्लो करा रहे हैं H तो एक जैसा है, तो इस M के कारण अलग अलग होगा। हमने कहा एक पदार्थ मैंने डाला, इस पदार्थ को जो हम इसमें डालेंगे क्या होगा, जितनी Ni H के कारण H को बढ़ाएंगे, H बढ़ाने मतलब करंट और A, तो इसके अंदर का चुंबकीकरण बढ़ता जाएगा। मैंने कहा मैग्नेटाइजिंग 1000 किया था तो कुछ 50 बना रहा, 2000 किया 100 बना दिया इसने, 3000 किया तो इसने 150 कर दिया। तो
तो इसका मतलब हम H को बढ़ाते हैं तो हमारा M बढ़ता है। M को क्या, उसका चुंबकन बढ़ता है, मैग्नेटिज्म उसका बढ़ता है। एक के बढ़ने दूसरा बढ़े तो कौन सा रिलेशन आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती आता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या समझ में आता है कि उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है, क्या, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो मैं चुंबकीय प्रवृत्ति को मैं इधर लिखता हूँ। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लोग किधर से लिखेंगे, इधर हम लिख लें चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो हम क्या लिखेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति किसके समानुपाती होती है, हम कहेंगे चुंबकन। चुंबकन को M से दिखाते हैं, हम क्या कहेंगे, चुंबकन M के चुंबकीय प्रवृत्ति, क्या लिखेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकन M, चुंबकन M, क्या लिखेंगे, चुंबकन M, चुंबकन M किसके समानुपाती होता है, H के, है ना। चुंबकन M H के समानुपाती होता है, H के समानुपाती होता है। और सबको पता है कि M किसके प्रोपोर्शनल हुआ, H के, और प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक लाते हैं। यहाँ पे हमने एक नियतांक लेके आए और इस नियतांक को H कहते, सॉरी साई कहते हैं। क्या कहते हैं, CHI, इसको साई पढ़ते हैं, साई, क्या पढ़ेंगे, साई। तो अब देखो ये साई ही, इस साई को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। जहाँ ये साई क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है पदार्थ की, क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। और चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी, ठीक, इसको क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ये साई से दिखाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हम अगर इस साई की वैल्यू को निकालें तो साई इक्वल टू क्या आ जाएगा, M/H आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कि आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये हो चुका है, H के चुंबकन क्या होता है, H के समानुपाती होता है, M प्रोपोर्शनल H। और H को ब्रैकेट में आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना, H क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता। मैं यहाँ पे जितना भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हूँ, जितनी चुंबकीय तीव्रता लगाता हूँ, चुंबकीय तीव्रता H के समानुपाती होता है। तो साई इक्वल टू M/H। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हमको यहाँ से पता चल गई कि M इक्वल टू क्या होता है, साई इंटू H। और हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, इस जगह पे हम वैल्यू रखेंगे M इक्वल टू साई इंटू H। तो B इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, μ0 और H प्लस M की है, साई इंटू H आ गया। और यहाँ से कॉमन H है तो मैंने B μ0 इंटू H को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस साई बचा। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं H की वैल्यू Ni होती तो मैंने B इक्वल टू क्या लिख लिया, μ0 Ni इंटू 1 प्लस साई हो गया। अब इसके बाद हम रिलेटिव परमिबिलिटी की ओर बढ़ते हैं। हमको पता है क्या, अच्छा जान लेते हैं, जानने के बाद ही काम करते हैं कि रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, तब आगे बढ़ते हैं। इधर वाला हो गया होगा, मैं आगे मिटाता हूँ, सर बड़ा झमेला है इसमें। आसान है, मज़ेदार है, पढ़ते रहो, NCERT ऐसे ही दिया गया है, लैंग्वेज थोड़ी अजीब लगेगी, मज़ेदार है। M इक्वल टू μ0 Ni/1 प्लस साई। रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमिबिलिटी हम कह दें कि मान लीजिए हम अगर किसी भी मैग्नेट ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, μ0 N इंटू आई होती है। अगर किसी पदार्थ में कितनी होगी, उस पदार्थ की परमिबिलिटी, उसकी चुंबकशीलता μm से दिखाएंगे, उसमें करंट इतनी करा रहे हैं। इन दोनों को हम डिवाइड कराएं, पहले 2 को 1 से करें तो Bm/ क्या होगा, B0 होगा। यही क्या बचता है, μm/μ0। और इसी को हम लोग रिलेटिव परमिबिलिटी, देखो रिलेटिव दिखा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के दोनों का मैं रेशियो लेता हूं, इसी को रिलेटिव परमिबिलिटी कहते हैं। रिलेटिव जहां म्यू आर क्या है, जहां म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी है, रिलेटिव
परमिबिलिटी है। परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी मतलब सापेक्षिक चुंबकशीलता है ना, चुंबकशीलता है, लिख लेना। तो अब हमको म्यू आर अगर निकालना चाहें तो म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम निकालना चाहें तो म्यू एम पदार्थ की जो है चुंबकशीलता कितनी हो जाएगी, म्यू आर इंटू म्यू नाट, म्यू आर इंटू म्यू नाट। ये हमको चीज़ समझ में आती है कि अब पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी, बी एम इक्वल टू हम कितना लिख सकते थे, म्यू एम इंटू एन इंटू आई लिख सकते थे। क्यों, जैसे ये होता था। अब देखो यही तो है, म्यू इंटू एम इंटू आई। अब म्यू एम की वैल्यू हमने देख लिया कितना होता है, म्यू आर म्यू नाट इंटू आई होता है, बी एम इक्वल टू। ये इक्वेशन, यार ये कितनी इक्वेशन थी, ये मान लो पहली थी, ये दूसरी थी। अब हम यहाँ पे देखें हमको क्या समझ में आता है, ये देखो म्यू नाट एन आई, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे म्यू नाट एन आई, ये हो गया। तो बचा क्या, दोनों बी एम है पदार्थ के लिए, ये पदार्थ के लिए लिखोगे, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या मिलता है, दोनों में कॉमन तुमको क्या मिलेगा, म्यू आर की है क्या लिखा हुआ है, म्यू नाट इंटू एन आई, ये पदार्थ के लिए आप लगाना चाहें तो एम लगा सकते हैं, ठीक है। तो म्यू नाट इंटू एन आई, तो म्यू आर इक्वल टू क्या होगा, म्यू नाट इंटू एन, म्यू नाट एन आई की है, म्यू नाट एन आई दोनों हो गया। तो म्यू आर की है क्या बचा, 1 प्लस साई। तो हमको यहाँ पे क्या नजर आता है कि म्यू, इसलिए म्यू आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साई। अब हमको यहाँ से अगर साई निकालना चाहें तो हमारा साई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, म्यू आर माइनस 1। अब इस आधार पे हमारा साई, अच्छा एक चीज़ और, रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है, अगर एयर के लिए कंडीशन में लेंगे, मान लीजिए पदार्थ को एयर में ही लिया, दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर एयर के लिए रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। उस जब हम इसको 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये बी एम इक्वल टू बी नाट ही हो जाएगा एयर के लिए, तो म्यू नाट इंटू एन आई हो जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये क्लियर होता है। हम कह दें कि एयर के लिए म्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 आ सकती। तो साई की वैल्यू क्या हो सकती, देखो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। म्यू आर 1 से बड़ा है, म्यू आर 1 से छोटा है, म्यू आर 0 है। अगर म्यू आर 1 से बड़ा है तब साई तुम्हारा क्या आएगा, देखो तब साई तुम्हारा 1 से बड़ा है तो ये प्लस में आ जाएगा, तब तुम्हारा साई क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा। म्यू 1 है तब 0 हो जाएगा, 1 से छोटा है तब नेगेटिव आएगा। तो साई क्या होती, ससेप्टिबिलिटी होती, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होती हैं, ठीक है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होती है। ये किस पे डिपेंड करती है, अब इनके आधार पे हम लोग सीखेंगे कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डाईमैग्नेटिक क्या होता है, अनचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है और लौह चुंबकीय क्या होते हैं। क्यों, क्योंकि सबकी प्रवृत्ति अलग होगी, उन प्रवृत्तियों के आधार पे हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। और हर पदार्थ लेते हैं, कॉपर की चुंबकीय प्रवृत्ति अलग होती है, एल्युमिनियम की अलग होती है, किसी की ऋणात्मक होती है, किसी की धनात्मक होती। ये इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप लोगों का इतना ही पर्याप्त है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी को शुभ रात्रि।